नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया सबसे बड़ा मुद्दा का। प्रवासियों को रोजगार की तलाश में बाहर नहीं जाना पड़ेगा। शुक्रवार को यूपी सरकार और औद्योगिक संगठनों के बीच करार होने जा रहा है। इसके तहत करीब 9.5 लाख स्किल मैन पावर का तत्काल रोजगार मुहैया कराया जा सकेगा। सरकार इसे प्रवासी मजदूरों के हित के लिए उठाया गया बड़ा कदम बता रही है, तो विपक्ष का कहना है कि महज छलावा है। पहले भी निवेश को लेकर समिट हुए थे, लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला, न रोजगार को लेकर समाधान हुआ। सरकार की पूरी कोशिश है कि लॉकडाउन में वापस लौटे प्रवासियों को बाहर नहीं जाना पड़े। सबसे बड़ा मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन सफलता कितनी मिलेगी। पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रवासियों को रोजगार दिलाने में जुटी सरकार। हर हाथ को काम, हर घर में रोजगार। स्किल्ड मैन पावर को लेकर होगा करार। 9.5 लाख श्रमिकों को मिलेगा रोजगार। यूपी सरकार लॉकडाउन में लौटे प्रवासियों को रोजगार दिलाने के मिशन पर जुट गई है और सरकार की इस पहल का असर होता भी दिख रहा है। इसके तहत शुक्रवार को यूपी सरकार और कई औद्योगिक समूहों के बीच करार होने वाला है। ये करार स्किल्ड मैन पावर को लेकर किया जाएगा। कल एक बहुत बड़ा कार्यक्रम सुबह होगा जिसमें एमओयू साइन किए जाएंगे इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से और भी अन्य औद्योगिक संगठनों के साथ। लगभग 9-9.5 लाख रोजगार देने के लिए एमओयू साइन किए जाएंगे। इस करार के तहत करीब 9.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने की योजना है। सरकार की तरफ से कराई गई स्किल मैपिंग के बाद इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने 5 लाख, नरडेको ने 2.5 लाख और सीआईआई ने 2 लाख श्रमिकों की डिमांड की है। इस आयोजन के लिए सरकार मुश्किल से घिरे प्रवासियों को राहत देना चाहती है। रोजगार मिलेगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो ये संकल्प है कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से आने वाले लगभग 25 लाख से अधिक जो हमारे प्रवासी मजदूर भाई हैं, उनको शीघ्र से शीघ्र जहां पर वो हैं, जहां आए हैं, वहां पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए। उस दिशा में कल यह एक पहला बड़ा कदम होगा जिसमें लगभग 9.5 लाख लोगों को तत्काल रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के नेता सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो नसीहतें भी दे रहे हैं। ये उसी तरीके का धोखा है जिस तरीके से वो लगातार 3 सालों से उत्तर प्रदेश को और ख़ास तौर से बेरोजगार नौजवानों को देते हुए आए हैं। कोरोना महामारी में जब श्रमिकों की व्यापक समस्याएं खड़ी हो गई हैं, श्रमिकों को घर नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये एक झूठा आश्वासन फिर उनको दिया जा रहा है। तो ये एक तरह से छलावा है, झूठ है। सरकार की पूरी कोशिश है कि प्रवासियों को उनके इलाके में ही काम दिया जाए, जिससे कि उन्हें दोबारा काम की तलाश में दूसरे प्रदेश जाने की नौबत न आए। लेकिन इसमें भी चुनौतियां कम नहीं हैं। न्यूज टीम। और इसी पर बात आज होगी कि आखिर सरकार जो करार करने जा रही है वो कैसे कारगर होगा और कैसे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ प्रोफेसर मनमोहन कृष्णा जी जुड़ रहे हैं, जो कि अर्थशास्त्री हैं। साथ ही मेरे साथ कीर्तिनिधि पांडे जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेरे साथ थोड़ी देर में भारतीय जनता पार्टी के और अन्य दल के नेता भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। साथ ही मेरे सहयोगी भी जुड़ेंगे। लेकिन पहला सवाल मनमोहन कृष्णा जी आपसे, 9.5 लाख के आसपास रोजगार देने की बात उत्तर प्रदेश सरकार कह रही है। एक अच्छी कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश के लोग हैं उन्हें यहीं पर रोजगार मिले। आपको लगता है कि ये सफलता हासिल हो जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार को? देखिए अंजीत जी, एक तो बिल्कुल स्पष्ट बात मैं शुरू में कर दूं, क्योंकि मैं उस दिन भी बैठा था आपके इसी चैनल पर जिस दिन मोदी जी ने 20 लाख करोड़ के एक बड़े पैकेज का ऐलान किया था और मैंने उसका बहुत स्वागत किया था। आज भी मैं इस बात को दोहराना चाहूंगा कि यदि ऐसा कदम उठाया जाता है तो वो स्वागत योग्य है। इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर सरकार कुछ इस प्रकार के कार्य करती है तो उसका स्वागत तो हमको करना ही चाहिए। लेकिन जो प्रश्न है जो बार बार हम लोगों के दिमाग में उठता है वो ये है कि जो भी योजनाएं बन रही हैं
वे क्या जमीन पर उतर पाएंगी, या वे योजनाएं पर्याप्त हैं, या इन योजनाओं में कुछ और करने की जरूरत है। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम लोगों को यह बतलाया गया कि भारत में या खासकर उत्तर प्रदेश में लगभग 46 लाख श्रमिक बाहर से आ चुके हैं। ये वे हैं जो रेलगाड़ियों से आए हैं। इसके अलावा पता नहीं कितने बड़े श्रमिकों की संख्या है। हमारे आर्थिक सर्वेक्षण 2017 ने हम लोगों को यह बतलाया था कि उत्तर प्रदेश से लगभग 4.5 करोड़ लोग बाहर गए हैं अपने अपने लिए काम ढूंढने, क्योंकि उन्हें गांव में सरवाइव करने की भी क्षमता नहीं है। देखिए, दो प्रकार के माइग्रेंट होते हैं, पहले समझ लीजिए। एक वो होते हैं जिनको गांव में काम है, थोड़ा बहुत काम है, 6 बिस्वे का खेत है, साथ में उन्होंने शहर में आके छोटी मोटी नौकरी कर ली, रिक्शा चला लिया। ये लोगों को हम प्रवासी नहीं कहते, क्योंकि ये लोग हर त्योहार पर बाकी जगहों पर घर चले जाते हैं जी। लेकिन जिनका गांव में सर्वाइवल संभव नहीं होता, उनको बाहर जाना पड़ता है, किसी न किसी प्रकार से काम करना पड़ता है। अब जो 9.5 लाख या 9.5 लाख जितनी भी बात हम लोग कर रहे हैं जी, ये बताया जा रहा है कि ये कुशल श्रमिक हैं। ये कुशल श्रमिक किस प्रकार के कुशल हैं? क्या हम प्लम्बर को, मैसन को कुशल श्रमिक मानेंगे, या कंप्यूटर पढ़े लिखे लोगों को श्रमिक मानेंगे कुशल? ये जो कुशलता का मापदंड है, देखिए मैं बार बार इस बात से चिंतित हो जाता हूं कि कोई अगर समझौता हो जाए और उसका कुछ परिणाम आने लगे तो लोग अपने आप उससे खुश होंगे, लेकिन हम घोषणाएं कर दें और वो जमीन पर न उतरे तो लोगों में और अधिक उदासी उत्पन्न होती है, परेशानी उत्पन्न होती है। मैं मानता हूं कि अगर ये कदम सच में जमीन पर उतारा जा सके, क्योंकि CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और बाकी लोगों ने हमसे समझौता किया है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज हैं CII, जरा पता करिए कि ये कौन से स्किल्ड वर्कर की बात कर रही हैं। मुझे नहीं लगता कि जो बंबई वगैरह से भाग के आए हैं स्किल्ड वर्कर्स, ये इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, मैसन, पेंटर, इस तरह के सेमी स्किल्ड वर्कर्स हैं। ये कोई बहुत बड़े स्किल्ड वर्कर्स नहीं है, क्योंकि उन लोगों को बड़ी कंपनियों ने छोड़ा नहीं है। वे आज भी दिल्ली में और बेंगलोर में और मुंबई में और जगहों पर काम कर रहे हैं, क्योंकि बड़ी कंपनियों में योग्य वर्कर्स की बहुत आवश्यकता होती है। मैं आता हूं सर आपके पास। तो जो बहुत योग्य विशेषज्ञ वर्कर्स होते हैं, उनको किसी ने छोड़ा नहीं है, वो अपने स्थानों पर रह रहा हूं जी। मैं आता हूं, तो मैं आपसे इसीलिए कह रहा हूं कि मैं इस बात को बड़ा अच्छा होगा कि अगर इतने लोगों को यहाँ पर बहुत अच्छी कोशिश है और एक पहल अगर हुई है तो वो वाकई स्वागत योग्य है कि मेरे यहाँ के। लेकिन मैं आगे पूछूंगा आपसे कि क्या CIA पहले नहीं था? जो जिन संस्थाओं ने जो नहीं मांगा है उनके पास क्या पहले नहीं था? ये बात बाद में करूंगा आपसे, लेकिन पहले हमारे साथ उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर चंद्रमोहन पांडे साहब भी जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही मेरे सहयोगी इस वक्त अनिल यादव भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन पांडे जी, एक कोशिश तो अच्छी हो रही है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि पहले भी तो आपने कोशिश की थी निवेश की, रोजगार देने की, तो आप नहीं दे पाए थे। अब इस बात की क्या गारंटी है कि आप दे ही लेंगे? देखिए, हमारा आकलन या किसी भी राजनीतिक दल का आकलन विपक्ष कभी नहीं कर सकता है, क्योंकि विपक्ष की अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। वो हमारी प्रशंसा नहीं कर सकते। अभी भारत की राजनीति इस तरीके की नहीं है कि विपक्ष प्रशंसा कर सके। और लेकिन हमारा आकलन जिनको करना है नहीं, लेकिन डॉक्टर चंद्रमोहन जी, ये सवाल तो उठेगा ना कि पहले भी तो आपने कोशिश की थी सर, आपने पहले भी तो निवेश लाने की कोशिश की थी, आप तो पहले रोजगार देने की कोशिश की थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमने ईमानदार कोशिश की और हमें उसका प्रतिफल मिला है। आप देखें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा जाने में हिम्मत नहीं करते थे, हमने नोएडा जाने का साहस किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने। और जो यूनिटें उत्तर प्रदेश से बाहर जा रही थी, क्योंकि हमने 2 स्तरों पर काम किए, एक तो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को मेंटेन किया, दूसरा एक इजी डूइंग बिजनेस में हम आगे बढ़े। आज उसी का परिणाम है इजी डूइंग बिजनेस का, कि आज हमको ये मिला है। देखिए, आज उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने रिवर्स माइग्रेशन के संकल्प को साकार करने का संकल्प लिया है कि हम रिवर्स माइग्रेशन करेंगे। अभी मैं जिन सज्जन को सुनना था, वो सज्जन चिंता व्यक्त कर रहे थे कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और वो वहां से तो जो लोग आए हैं, भैया जरा जमीन पर जाके देखो, केवल रिपोर्ट्स मत पढ़ो, जमीन पर जाके देखो कि आने वाले लोग कौन हैं, उनको समझो जाके। मेरे खुद के गांव में 350 लोग आए हैं, वो चेन्नई से भी आए हैं, बाकी जगह से भी आए हैं। आप किसको स्किल्ड मानते हैं? आपके स्किल्ड और अनस्किल्ड की जो परिभाषा है उसको भी जरा दुरुस्त कर लीजिएगा कि हमारी क्या है। आज IIA के साथ बात हो रही है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक संकल्प है कि हर हाथ को रोजगार और हर घर में काम। तो हर हाथ को रोजगार और हर घर में काम,
इस संकल्प को हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट शुरू किया। नहीं सर, लेकिन चंद्रमोहन जी अब देखिए, अभी मैं सवाल पूछूंगा तो हम फिर वहीं आ जाएंगे जहां हम 2 मिनट पहले थे कि पहले भी तो आपने कोशिश की थी, आप नहीं कर पाए थे, फिर दोबारा आप कोशिश कर रहे हैं, इसकी सराहना, ये अच्छी कोशिश है सर। अंजीत भाई, ये कौन कह रहा है कि हम नहीं कर पाए? हमने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार दिया है और उसका परिणाम है, जनता ने उस पर मोहर लगाई है हमारे काम पर। ठीक है सर। 2019 में हमने अपने काम पर वोट मांगा और हमको काम पर वोट मिला है। ठीक है, और जिनकी पीढ़ियों ने काम नहीं किया उनको भी लोगों ने दिखाया आईना। उमाशंकर पांडे जी, भाई सरकार अगर ये कोशिश कर रही है और सरकार की मंशा है कि उत्तर प्रदेश के जो लोग काम करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश में ही रहे, तो इसमें बुरा क्या है? अंजीत जी, कांग्रेस पार्टी ने इसका कभी विरोध नहीं किया। हम तो स्वागत करते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा ही करें, लेकिन वो उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को बंधुआ मजदूर और बेगार का काम कराने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आप इनकी क्रोनोलॉजी समझिए अंजीत जी। ये पहले क्या होता है कि उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये जो श्रम कानून है उसको समाप्त कर देते हैं 7 मई को। 7 मई को 1948 का जो कानून था, जो मजदूरों को वेतन में न्यूनतम वेतन की गारंटी देता था, उनके श्रम के घंटों में उनको मदद करता था, इन सारे कानूनों को 7 मई को योगी जी ने समाप्त कर दिया। 8 मई को CII के लोगों ने इनके श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी से मुलाकात करते हैं और वो कहते हैं कि ये जो मजदूर हैं इनको वापस लाया जाए, इनको काम पे लगाया जाए, जो जहां है उनको वहीं के नजदीकी फैक्ट्री में लगाया जाए। और अगर वो नहीं आते हैं, ये CII की मांग है, वो अगर उत्तर प्रदेश ये उद्योग महासंघ का अगर वो नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ औद्योगिक नियोजन के अंतर्गत कार्रवाई की जाए। यानी कि सरकार ने इन उद्योगपतियों की बात को मानते हुए गिरमिटिया मजदूरों की जो 1910 में नाटाल साउथ अफ्रीका, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, हमें तो ये जानकारी है कि जो श्रम कानून को सस्पेंड किया गया था उसको बहाल कर दिया गया है। आप जैसी पार्टियां जिम्मेदार है, कांग्रेस जिम्मेदार है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी 1 मिनट सर, डॉक्टर चंद्रमोहन जी 1 मिनट, नहीं 1 मिनट सर, देखिए डॉक्टर बनाने की साजिश चल रही है। डॉक्टर चंद्रमोहन जी 1 मिनट, 1 मिनट अपने पाप का प्रायश्चित नहीं सर, 1 मिनट। उमाशंकर पांडे जी, देखिए उमाशंकर पांडे जी 1 मिनट सर, 1 मिनट सर, उमाशंकर पांडे जी 1 मिनट सर, सुनिए तो सही। आप आपस में डिबेट करने लगते हैं, मुश्किल तो यही है ना सर। 1 मिनट उमाशंकर पांडे जी, मुझे तो ये जानकारी है कि ये आदेश सरकार ने वापस कर लिया है। जो आपका अहंकार है, कांग्रेस का जो अहंकार है, जो गांधी परिवार का अहंकार है, जो प्रियंका वाड्रा का अहंकार है, जिस अहंकार के वशीभूत होकर 2019 में बोलते थे उमाशंकर जी बेहोश हो गए थे, बेहोश उमाशंकर जी, कांग्रेस बेहोश हो गई थी, इसी अहंकार के कारण बेहोश हुई थी। मत बोलिए, आज उत्तर प्रदेश अपने श्रम की जय बोल रहा है और आप श्रम का अपमान करने का काम कर रहे हो। उमाशंकर, श्रम का अपमान मत करो, ये प्रियंका वाड्रा के साथ में मिलकर श्रम का अपमान मत करो। श्रम का अपमान केवल कांग्रेस करती है, कांग्रेस कर रही है। ये श्रम का अपमान मत करो। श्रमिकों ने आपको सजा दी, आज कहीं के नहीं रहे हो, कहीं के भी आज चेहरा दिखाने लायक नहीं रही है कांग्रेस, केवल श्रमिकों के साथ के कारण। श्रमिकों ने साथ दिया है, आप साबित हो, आपका दोगलापन, आपकी दोहरी नीति है, इसके लिए जिम्मेदार है। आप दोगली राजनीति करते हो, दोहरी राजनीति करते हो। आज डिजिटल फिटनेस में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आज हम काम दे रहे हैं, आपके विलाप कर रहे हो, गंगवार जी से मुलाकात किया, उसमें क्या चर्चा हुई वो मैंने बताया आपको। ये जो साजिश, ये जो क्रोनोलॉजी है श्रमिकों को बंधुआ मजदूर बनाने का, वो कांग्रेस चलने नहीं देगी। आप जरूर सत्ता में हैं। चंद्रमोहन जी, उमाशंकर पांडे जी 1 मिनट सर। कीर्तिंदी पांडे जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं सर, ठीक है। डॉक्टर चंद्रमोहन पांडे जी, मुझे दुख है सर कि आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कानून आपने रद्द कर दिया, जबकि मुझे यह जानकारी है कि आरएसएस के किसान संघ, आरएसएस के मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ के
भारी दबाव में योगी सरकार को पीछे हटना पड़ा और वो श्रम कानून फिर से बहाल करना पड़ा। मुझे पता नहीं सर आप क्या बहस कर रहे हैं। मैं आपको स्पष्ट कर रहा हूं। बताइए सर। हम लगातार उत्तर प्रदेश के विकास की इबादत लिख रहे हैं। अरे सर विकास की इबादत लिखिए ना, कौन रोक रहा है? मैं तो ये कह रहा हूं उमाशंकर पांडे जो कह रहे हैं वो भ्रमित कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग केवल और केवल हम चाहते हैं उस इबादत को रोकने के लिए उसमें अवरोध खड़ा करने का काम कर रहे हैं। कमाल है सर। केवल और केवल अवरोध। कमाल है सर, मुद्दे की बात ही नहीं कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं, चलिए मैं ये कह रहा हूं डॉक्टर चंद्रमोहन जी वो ये कह रहे हैं कि श्रम कानून को सस्पेंड कर दिया। मैं ये उमाशंकर पांडे, उमाशंकर जी मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। उमाशंकर जी एक मिनट, उमाशंकर जी सुन तो लीजिए सर। कीर्ति पांडे जी अब आप इस चर्चा में आइए। रोजगार मिल जाए तो अच्छा ही है सर। अपने प्रदेश में अगर रोजगार मिल जाए, जो काम समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई वो ये कर दे तो बहुत अच्छा है सर, इसमें बुराई क्या है? कांग्रेस ने महात्मा गांधी जी ने बोले कीर्ति पांडे जी लड़ी थी और आज देखिए अंजीत जी, समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो समाजवादी पार्टी ने रोजगार देने का काम बड़े पैमाने पर किया था। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की सरकार मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करा दे तो इसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बधाई की पात्र है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार और भारतीय जनता पार्टी पे एक सवाल खड़ा यह होता है कि 3 साल हो गए उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बने भारतीय जनता पार्टी की। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सरकार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आई थी तो 35 लाख नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी। हर साल 7 लाख नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए था। क्या 21 लाख लोगों को रोजगार मिल पाया? दूसरा सवाल खड़ा होता है कि अरबों रुपया पानी की तरह बहा करके इन्वेस्टर समिट कराया गया लखनऊ के अंदर, तमाम बड़े पूंजीपतियों का स्वागत किया गया, लेकिन उसका क्या परिणाम आया? तमाम एमओयू दस्तखत हुए, हस्ताक्षर किए गए, उसके बखान हुए, तमाम चैनलों पे डिबेट हुए, लोगों ने स्वागत किया उत्तर प्रदेश की सरकार का, लेकिन उसका परिणाम क्या आया? क्या एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उद्योग लगाने का काम किया? ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मायावी पार्टी है। अगर पहले रिजल्ट नहीं आया तो क्या कोशिश करना छोड़ दें? जनता को गुमराह करने वाले लोग पांडे जी, अगर पहले रिजल्ट नहीं आया तो आप कोशिश करना छोड़ दें? आप कोशिश करना छोड़ दें? नहीं, लेकिन कीर्ति पांडे जी ने इन्वेस्टमेंट किया था ना जवाहरबाग में। इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था ना मुजफ्फरनगर में। किया क्या इन्होंने? आपने अरे कीर्ति पांडे चंद्रमोहन जी मेरा एक निवेदन है कि अगर आप बीच में ना बोलते तो सर डिबेट अच्छी चलती, आप बीच में आप बोल लीजिएगा सर। चंद्रमोहन जी आप बोल लीजिएगा, आपको पूरा मौका मिल जाएगा, लेकिन सुन लीजिए पार्टी के लोग। और जब हम लैपटॉप बांटते थे तो कहते थे खिलौना है। ये मायावी लोग हैं। मुझे कीर्ति पांडे जी लोग हैं। मुझे कीर्ति पांडे जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। कीर्ति जी एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर, एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मुझे लगता है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश और देश महामारी से जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में विपक्ष नेता अखिलेश यादव हैं। सर मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, अखिलेश यादव इस वक्त कहां हैं? जी 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 अखिलेश यादव जी लॉकडाउन के पहले दिन से ही लगातार उत्तर प्रदेश के अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को एक नसीहत देने का काम किया कि उत्तर प्रदेश में जो भी लोग हैं हमारे कार्यकर्ता, वो लगातार लोगों की मदद करें। और हम गौरवान्वित हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता अखिलेश यादव सिवाय ट्विटर के कहां हैं? लोगों की मदद उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी पार्टी के नेता, प्रवासी पूर्व मुख्यमंत्री, लगातार विपक्ष के सबसे बड़े नेता, इस वक्त अखिलेश यादव कहां हैं? अखिलेश यादव जी मैं पूछता हूं सर, लोगों को जो पीड़ित सर अखिलेश यादव कहां है बता दीजिए ना। 1-1 लाख एक सवाल का जवाब सर आपसे चाह रहा हूं। विपक्ष के नेता सर अखिलेश यादव ट्विटर के अलावा कहां है? लगातार अखिलेश यादव ट्विटर के अलावा कहां है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी कीर्ति पांडे जी साहब जवाब नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अहम है। नहीं है जवाब। लगातार हमारे नेता कह रहे हैं। नहीं जवाब। कहां ट्विटर पे कह रहे हैं ना? कह रहे हमारे केवल ट्विटर पे कह रहे हैं ना? बात कहा जी केवल ट्विटर पे कह रहे हैं ना कि विपक्षी दलों के साथ बैठक होनी चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कमाल कर रहे हैं सर। उनको घमंड है। प्रियंका गांधी ने कहा 1000 बसें हमसे ले लीजिए, वो सरकार का मंशा था, उन्होंने लिया नहीं लिया। भाई विपक्ष के नेता के नाते अखिलेश यादव कहां है सिवाय ट्विटर का? मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। टीम 11 के अफसर लगातार सर मुझे अभी अनिल यादव के पास जाना है, बहुत देर से वो प्रोग्राम में, मुझे बता दीजिए सिवाय ट्विटर के अखिलेश यादव कहां हैं? मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए सर। सिवाय ट्विटर के अलावा आपके नेता कहां दिखते हैं?
अखिलेश यादव जी के रूप में एक एक कार्यकर्ता उनका उत्तर कमाल है प्रदेश सर, के हर गलियों में हर बहुत बढ़िया चौराहों पे सर, लोगों की मदद कर रहा है। बहुत अच्छा सर, आदरणीय अखिलेश यादव बहुत जी के अच्छा निर्देश सर, पे लोगों की मदद हो रही है सर, बहुत बढ़िया। 3 साल में नहीं दिखाई दिए भाई। ठीक है सर, समाजवादी ओके पार्टी सर, कर रही है। ओके। जिन प्रवासी 75 मजदूरों जिले को में नहीं गए उत्तर वो। प्रदेश की सरकार सीमा में नहीं घुसने दिया, चलिए सर। उन प्रवासी मजदूरों की मदद करने का ओके काम सर, समाजवादी पार्टी ने ये सबको समझ में आ रहा है कि अखिलेश यादव कहां हैं। और मेरा सुझाव है, अगर अखिलेश यादव की टीम से कोई भी देख रहा ना ये चैनल और ये डिबेट, तो सड़क पर उतर जाए, अभी समय है। बात सबको समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं ना सर, आपको भी कह रहा हूं, बता दीजिएगा अखिलेश यादव को कि समय से सड़क पर उतरिए, लोगों की मदद करिए, जरूरत है इस वक्त महामारी के वक्त में। कितनी अनिल यादव, मुझे एक बात बताइए, उसका जवाब जनता देगी। चलिए ठीक है, राजनीति तो होती रहेगी, लेकिन सच बात यह है कि प्रवासी मजदूरों की हालत बहुत खराब है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये पहल होने जा रही है, कल करार हो जाएगा। कब तक लोगों को नौकरी मिल जाएगी सर? अनिल, मुश्किल है कि कब तक नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर समिट जब किए गए थे तो उस वक्त आज के मुकाबले हालात बहुत बेहतर थे और कहा गया था कि इतना इन्वेस्ट आएगा कि लाखों जॉब क्रिएट होंगी। हालांकि सरकार कह रही है कि काफ़ी हद तक इन्वेस्ट आया है, लेकिन जितनी सरकार को उम्मीद थी, जितनी जॉब क्रिएट होने की, अभी वो नहीं आई। और अभी हालात तो बहुत प्रतिकूल हैं और ऐसे में जब तमाम दुनिया की अर्थव्यवस्थाएँ धराशायी हो गई हैं, ऐसे में ये कहना कि रातों रात जॉब के बहुत मौके क्रिएट हो जाएंगे, ये थोड़ा जल्दबाजी होगी। सरकार पूरे प्रयास कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, अगर इस महामारी के दौर में बात करें तो यूपी सरकार देश की उन चुनिंदा सरकारों में रही है जिसने बेहतर परफॉर्म किया है, और न सिर्फ अपने लोगों को लाने में और उनकी देखभाल करने में, क्योंकि आप देखेंगे बिहार से बहुत ज्यादा डेथ की खबरें आई हैं, वहां के क्वारंटीन सेंटर की हालत खराब है, लेकिन आप जब उससे कंपैरिजन करेंगे यूपी का, तो यूपी में इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिली है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन देश का सबसे बड़ा सूबा है, 23 करोड़ की आबादी है, बहुत जल्दी नतीजे आ जाएंगे, ये कहना थोड़ा सा सरकार के साथ ज्यादती होगी। हालांकि सरकार कह रही है कि मनरेगा के माध्यम से लोगों को जॉब मुहैया कराएंगे और उनके जो गांव में ही इस तरह के प्रयास करेंगे कि वहां पर जॉब के मौके क्रिएट हो। जो स्किल्ड लोग हैं उसकी सूची बनाई जाएगी कि वो किस कला के माहिर हैं, फिर उसी हिसाब से उन्हें जॉब दी जाएगी। तो मुख्यमंत्री की नीयत पे भरोसा है लोगों को कि वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन रातों रात कुछ चमत्कार हो जाएगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है अनिल, और बेहतर यही है कि मुख्यमंत्री चूंकि जमीन पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सारी हकीकत पता है और समय समय पर वो लोगों को बताते भी रहते हैं कि कहां क्या करने की जरूरत है। लेकिन मनमोहन जी, मुझे एक बात बताइए सर, बहुत संक्षेप में आपसे समझना चाहते हैं, ये CII या जो संगठन ने मजदूर मांगे हैं, ये पहले भी तो थे सर, ये कोई नया तो नहीं बन गया, ये तो सालों से काम करते रहे। देखिए, बहुत स्पष्ट है, अभी बहुत ज़्यादा वाद विवाद और चीज़ों पर हो रहा है जो कि शायद मुद्दे से बाहर है। बिल्कुल सिंपल सी बात समझने की कोशिश कीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में जो टोटल हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें कृषि का हिस्सा ज़्यादा है, उद्योगों का बहुत कम। अगर आप देखें पूरे उत्तर प्रदेश के जो उद्योग हैं, ODOP छोड़ दीजिए जिसमें बहुत छोटे छोटे स्तर पर बात की जा रही है, कौन सा बड़ा उद्योग आपको उत्तर प्रदेश में दिखाई देता है? जरा एक बार आप खुद झूम के देख लीजिए, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में एक इंडस्ट्रियल इकाई नहीं है। सिर्फ एक इलाका है जो नोएडा का और ग्रेटर नोएडा का है, जहां पर निश्चित रूप से हमारे पास काफी, वो भी NCR का रीजन होने के नाते इन्वेस्टमेंट आता है, बाकी किसी एरिया में हमारे पास नहीं आता है। तो CII है या जो कुछ है, ये जो करेंगे, निश्चित रूप से CII कोई गांव में जाकर इंडस्ट्री खोलने की स्थिति में नहीं है जी। गांव में जो रोजगार होंगे वो तो ODOP, जो बिल्कुल सच में एक अच्छी योजना है, या इसी तरह की और योजनाएं लानी पड़ेंगी। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। अभी आप कह रहे थे श्रम कानूनों में बदलाव नहीं किया गया, माफ कीजिएगा, सिर्फ एक में नहीं बदलाव किया गया, 12 घंटे 8 घंटे, बाकी सब में हायर एंड फायर की पॉलिसी अपना ली गई है। इसका कारण सिर्फ यह है कि हम ये लोगों को बतलाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो उद्योग हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए बिल्कुल खोल रहे हैं। यानी सरकार इस रिफॉर्म को लाना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमें सरकार की नीयत पर भी कोई शक नहीं है, लेकिन समस्या वही है, क्या हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान कर पाएंगे? अगली चर्चा करेंगे आपके साथ, कल करार होने जा रहा है, तो क्या हम ये उम्मीद करें कि कुछ लोगों को रोजगार मिल चुका होगा जब हम अगली डिबेट करेंगे आपके साथ? जी बिल्कुल बिल्कुल अंजीत जी, स्वाभाविक रूप से देखिए, इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो इसके पिछले समय के साथ तुलना नहीं की जा सकती। आज हम कोविड के सहारे में हम इस चर्चा को कर रहे हैं। 2-3 महीनों तक कोविड को मनमोहन जी आपसे सवाल नहीं कर सकता, मनमोहन जी सवाल आपसे नहीं था, चंद्रमोहन जी से था। अंजीत जी, जब हम कोविड के साये में इस चर्चा को कर रहे हैं, आज हम एक वैश्विक महामारी की चपेट में हैं। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है। उस बड़े राज्य के बाद में हमने एक संकल्प के साथ मैंने कहा कि हर हाथ को रोजगार
और हर घर में काम। जैसे मैं आपको कहूंगा कि आप कई लोगों ने अपनी सक्सेसफुल स्टोरियां भी उसमें दिखाई कि आज उत्तर प्रदेश में जब कोविड आया था तो उस समय पर एक भी पीपीई किट बनाने की यूनिट नहीं थी, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में पीपीई किट बन रही है, आज उत्तर प्रदेश में मास्क बन रहे हैं। तो एक नए प्रकार के रोजगार। अरे उमाशंकर जी, बेहोश हो जाओगे, क्यों परेशान हो रहे हो? बेहोश हो जाएगी कांग्रेस, भाई क्यों परेशान हो रहे हो? झूठी बातें करते हो। चलिए सर, आप सब लड़ते रहिए, समय खत्म हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि जो कोशिश हो रही है वो कम से कम कामयाब होगी और जो हालत खराब है प्रवासी मजदूरों को, उनकी थोड़े से सुधार उनके अंदर होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही।